नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र होता है उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं यदि वह अस्वस्थ या फिर अल्प पोषित पोषित होते हैं। जो बच्चे होते हैं वह ढंग से इसलिए नहीं सीख पाते हैं कि उनमें क्या है, वो अस्वस्थ होंगे या फिर वह अल्प पोषित होंगे। तो कथन तो आपका सही कह रहा है, ठीक है। और इसका तर्क कह रहा है कि विकास के सभी आयाम परस्पर संबंधित हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो तर्क भी आपका सही है कि जो आपका विकास होता है वह आपका क्या होता है, संबंधित होता है, अंतर संबंधित होता है। शारीरिक विकास पर अगर बच्चे का असर होगा तो वह क्या हो जाएगा, उसके संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो आपका जो है कथन भी सही है और उसका तर्क भी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखता हूँ। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। मतलब क्या होता है, एक बच्ची जो है चलने से पहले क्या होती है, खड़ा होना सीखती है और कुछ शब्द बोलने से पहले बड़बड़ाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है या फिर विकास जो है सर से पैर की ओर जाता है, विकास अव्यवस्थित होता है या फिर विकास केंद्र से हाथ पैर की ओर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास जो है वह क्या है, क्रमबद्ध होता है, यानी एक ही क्रम से आपका विकास जो है चलता है। अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न है कि बच्चे अपनी समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से ही सीखते हैं। एक बात आपका जहाँ पे भी केवल आ जाएगा ये वैसे भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि जो बच्चे जो होते हैं वो जो आपकी समाज से जानकारी लेते हैं, कौशल लेते हैं, मूल्य लेते हैं, केवल औपचारिक कारकों से होता है। तो ये तो केवल गलत हो जाएगा आपका। तर्क कह रहा है कि सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। सामाजिकरण एक सरल है लेकिन रेखीय प्रक्रिया नहीं है। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, रेखीय प्रक्रिया भी नहीं है। तो जो है आपका जो है कथन भी आपका गलत है और उसका तर्क भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं आपका। जीन प्याजे का रचनावाद प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। ठीक है, वातावरण में अंतःक्रिया करके, अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके, दूसरों का अनुसरण करके या फिर पुरस्कार की प्रत्याशा करके। आपका पूछा गया है कि जीन प्याजे का जो आपका रचनावादी सिद्धांत होता है उसमें बच्चे जो होते हैं, जीन प्याजे ने क्या बोला था कि बच्चे जो होते हैं खुद करके सीखते हैं, यानी किसी कार्य को खुद करके सीखते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कह रहे हैं कि वातावरण में अंतःक्रिया करके, बिल्कुल सही, यानी तालमेल बैठा के, ये आपका सही है। सामाजिक सिद्धांत आपका प्याजे का नहीं था, ये आपका वाइगॉस्की का था। दूसरों का अनुसरण यानी नकल करके, ये भी आपका स्किनर ने कहा था। पुरस्कार तो आपका जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका कि वातावरण में अंतःक्रिया करके। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं व परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित कर सकते हैं। एक बात आपको यहाँ पे निगमन सोच आपकी, तो निगमन सोच आपकी जो आपकी लास्ट अवस्था होती है 13 से आपकी ऊपर वाली अवस्था होती है, जो कि होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा जो है निगमनात्मक तर्क शुरू करना शुरू कर देता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। अगला प्रश्न आपका, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है? सांस्कृतिक उपकरण, परिपक्वता, सजा, अनुकूलन। आपका लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत होता है उसमें बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें महत्वपूर्ण क्या होता है? समाज, संस्कृति और भाषा। इस पर, इन तीनों पर आपका बल देते हैं आपके लेव वाइगोस्की। तो ये हो जाएगा आपका संस्कृति उपकरण, आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला देते हैं अब हम, जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख अंतर क्या है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की के जो सिद्धांतों में अंतर क्या है। कि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया है, वाइगोस्की ने अधिगम की आनुवांशिकता क्षमताओं को प्रभावित
प्राथमिक महत्व दिया है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। या फिर पियाजे ने इस बात को महत्व दिया कि बच्चा अपना दम पर क्या कर सकता है और साथ ही वह समर्थन के साथ क्या कर सकता है। एक प्रमुख अंतर क्या है? अंतर इसमें यहाँ पे हो जाएगा कि पहला कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल देता है। नहीं, पियाजे जो है भाषा पर बल नहीं देता है। वाइगोस्की ने अधिगम के आनुवांशिक क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है। नहीं, वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका, बिल्कुल, वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। ये डिफरेंस हो जाएगा आपका कि जीन पियाजे ने संस्कृति के बारे में नहीं कहा है, लेकिन वाइगोस्की ने आपका जो है समाज के संस्कृति के बारे में कहा है। तो इसका ऑप्शन 3 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कैरोल गिलिगन कौन थे? ये थे आपकी जिन्होंने आपकी लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत था उसे क्या है गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि जो इसका लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत होता है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, वह केवल और केवल क्या है पुरुषों पर आधारित है और महिलाओं के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसलिए उन्होंने जो कोलबर्ग की जो थ्योरी थी उसे क्या है नकारा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार यहाँ पे हो जाएगा का आधार डैश है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश है। थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे कि कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के विकास की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार डैश है और जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पुरुषों की नैतिकता जो हो जाएगी वह हो जाएगी न्याय के आधार पर, और स्त्री केवल क्या है देखभाल के लिए होती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पहले आपका सही हो जाएगा कि जो पुरुषों का नैतिकता का आधार होता है वह क्या होता है, वह न्याय के लिए होता है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या होता है, देखभाल करने की। स्त्री क्या केवल और केवल देखभाल करने के लिए होती हैं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का एक प्रकार अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? ठीक है, बुद्धि का प्रकार है कि भाषिक बुद्धि जो होती है अंत स्थिति अनुपालन संभावना लेखापाल की होती है। ठीक है, फिर बुद्धि का प्रकार है कि स्थानिक बुद्धि किसके पास होगी, आपका वास्तुकार के पास होगी, शारीरिक गति होगी गायक के पास, या फिर प्रकृति होगी शिक्षक के पास। प्रकृति शिक्षक गलत हो जाएगा, शारीरिक गायक के पास नहीं। गायक के पास कौन सी होगी आपकी, म्यूजिकल होगी, गायन बुद्धि होगी आपके पास। वस्तुकार के पास जो है आपकी स्थानिक बुद्धि, बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेखपाल के पास भाषिक बुद्धि नहीं होगी, पहला गलत हो जाएगा। तो बुद्धि का प्रकार स्थानिक है और यह बुद्धि किसके पास पाई जाती है, आपकी वास्तुकार के पास पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता पर क्या कहता है आपका, कि को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखना चाहिए, रुकावट गलत हो जाएगा। को कक्षा में पूंजी के रूप में देखना चाहिए, बिल्कुल सही, पूंजी के रूप में देखना चाहिए। शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया को अनावश्यक जटिलता के रूप में देखना चाहिए, बिल्कुल गलत। समावेशी शिक्षा में अनुरोध के रूप में देखना चाहिए, यानी अवरोध कर्तव्य है, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों के सीखने में एक जो है एक पूंजी के रूप में आपका बहुभाषिकता क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है कि जहाँ पे बच्चा क्या होता है सेंटर पर बैठा रहता है और टीचर क्या होता है उसके चारों तरफ रहता है, मतलब यानी बच्चा केंद्र बिंदु होता है आपका शिक्षण पद्धति में, उसे हम बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में। तो उसमें मूल्यांकन जो होता है कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, मतलब केवल कुछ परीक्षाओं के द्वारा आप जो है बच्चों का मूल्यांकन करते हो, ये गलत हो जाएगा आपका। लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, यानी जो लिखित परीक्षा होती है उसके द्वारा किया जाता है आपका मूल्यांकन, नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता, ये तो आपका गलत हो जाएगा। को सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है, कि जो आपका मूल्यांकन होता है बाल केंद्रित शिक्षा में उसे क्या है एक सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? जो आपकी एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए क्या मतलब योजना थी उसकी, कि रट कर सीखना, गलत हो जाएगा।
पाठ्य चर्चा व मूल्यांकन का मानकीकरण गलत हो जाता है। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण क्या होता है कि हम केवल और केवल बच्चे के प्रदर्शन पर ध्यान देंगे कि अच्छे नंबरों अच्छे अंकों पर ध्यान देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्य चर्चा, बिल्कुल सही। आपका जो NEP 2020 है, उसने कहा था हमें बच्चों को क्या है समग्र विकास करना चाहिए और अपने पाठ्य चर्चा जो है उसे क्या है एक अर्थपूर्ण रूप देना चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना से ज़्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए कि आपके बॉयज़ जो होते हैं वह क्या है मतलब अनावश्यक हाथ उठा देते हैं, जल्दी उठा देते हैं, मतलब अनावश्यक भी उठा देते हैं। तो एक परिस्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये तो आपका गलत स्टेटमेंट है कि लड़के जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं लड़कियों से, ये तो गलत स्टेटमेंट है। स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं है, कि लड़कियां क्या है पढ़ने में कम है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नता जन्मजात होती है व उन्हें संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। कि जेंडर जो होते हैं उसमें क्या है संशोधित नहीं किया जाना चाहिए, मतलब जो आपका पहले से चलता आ रहा है कि लड़के जो होते हैं वो पढ़ने में अच्छे होते हैं, लड़कियां वो कम होती है पढ़ने में माध्यमिक स्तर पे, तो ये इसे क्या है संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी आपका क्या है गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। यानी उसे बच्चों के संदर्भ में भी विश्लेषण करना चाहिए और जो अपनी शिक्षा शास्त्र है उसका भी विश्लेषण करना चाहिए एक शिक्षिका को। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है। एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए। परीक्षाओं के लिए सीखना, परीक्षा जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। अनुभवनात्मक अधिगम पर बल, बिल्कुल आपका सही लग रहा है। गैर संदर्भित पाठ्य चर्चा गलत। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र ये गलत हो जाएगा। आपकी शिक्षा जो होगी वह क्या होगी बाल केंद्रित होगी, बच्चे केंद्रित होगी। ठीक है, शिक्षा केंद्रित नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा कि अनुभवात्मक अधिगम पर बल देता है एक प्रगतिशील कक्षा। तो दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। ठीक है, अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन और उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल को आपको विकसित विकसित करना है। कौन सा प्रश्न आपको ऐसा करेगा, यानी बच्चों को सोचने के लिए आपको मजबूर करना है, मतलब बच्चे की सोच को बढ़ावा देना है, ऐसा प्रश्न आपको पूछना है। नागरिक अधिकार अधिनियम 1900 जो आपका यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पे कि विश्लेषण व मूल्यांकन का उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल। ठीक है, कि अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों। तो इसका पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो है यहाँ पे पूछ रहे हो उसमें बच्चे का चिंतन हो रहा है कि आप अपने क्षेत्र में निजी जो आपकी स्वास्थ्य सेवा है उनके बारे में आप लिखो। ठीक है, कि निजी क्या होती है प्राइवेट और जो आपकी सार्वजनिक है यानी गवर्नमेंट में क्या अंतर है, तो इसमें बच्चा क्या है चिंतन करेगा। ठीक है, तो आपको पहले ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगज अधिकार अधिनियम के प्रतिकूल है। परीक्षा पत्रों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए लिपिक की सुविधा देना, बिल्कुल सही। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधित कोर्सों की बाध्यता करना,
कि जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं उनको हमें दूसरी और तीसरी भाषा नहीं पढ़ानी चाहिए, बाध्य करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार उनको यथोचित संयोजन करना चाहिए, बिल्कुल सही। तो जो आपका यहाँ पे पूछा गया था कि प्रतिकूल यानी आपको गलत ढूंढना था। तो तीसरा ऑप्शन है कि दूसरी और तीसरी भाषा संबंधित कोर्सों की बाध्यता करनी चाहिए उन बच्चों के लिए। तो आपका तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या है, गलत ढूंढना था, बाध्य का प्रतिकूल है। अगला प्रश्न आपका, विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधक है, आपको गलत ढूंढना है। गतिविधियों में कई तरह के संलग्न होना, कई तरह के राय की अभिव्यक्ति होना, कई तरह के विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण करना, या फिर कई तरीकों से सूचना का प्रतिनिधित्व करना। यहाँ पे है तीसरा जो कह रहा है कि हमें विद्यार्थियों का नामीकरण करना और फिर क्या है उसको कर्मीकरण यानी उन्हें क्या है ग्रुप में डिवाइड करना। तो यही आपका क्या है गलत हो जाएगा और हमें क्या है गलत ही पूछेगा, बाधा डालता है। तो आपको तीसरा हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना है। तो तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्टि करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो गुणज वैकल्य, ये भी आपको गुणज वैकल्य नहीं, गलत हो जाएगा। लेखन वैकल्य नहीं, उत्साह वैकल्य जिसे हम डिसमॉर्फिया बोलते हैं नहीं, ये हो जाएगा आपका गति समन्वय वैकल्य, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गति समन्वय वैकल्य, जिसमें कि क्या है सीधे संचार कौशल और समाविष्टि करने की क्षमता को आपको प्रभावित होता है इसमें। अगला प्रश्न आपका, लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि लेखन वैकल्य यानी आपका जो डिसग्राफिया होता है, बच्चे को क्या है लिखने से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। यानी बच्चे को लिखने से प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसे ऑडियो रिकॉर्डर दोगे तो वह क्या उसे सुन सकता है। तो बिल्कुल सही है। मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षा, बच्चा लिख नहीं पा रहा है और फिर से आप उसे लिखित परीक्षा में शामिल करोगे, ये गलत हो जाएगा। सादे कागज पत्रों का पर लिखना और अनिवार्य कर देना कि आप क्या है सादे कागज पे लिखो और उसका अनिवार्य कर देना, गलत हो जाएगा। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करना, यानी क्या है अपने बच्चों को कार्य दिया है, उन बच्चों को जिसको कि डिसग्राफिया है, लेखन वैकल्य है, उसे क्या है एक पर्टिकुलर समय निर्धारित कर देना कि इतने समय आपको ये कार्य पूरा करना है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति देना चाहिए। तो पहला उत्तर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, यानी आपको क्या है गलत ढूंढना है। सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है। यानी जो आपके सृजनात्मक वाले विद्यार्थी यानी जिनका आईक्यू हाई होता है, उनकी क्या है जो उनकी समस्या सुलझाने की जो क्षमता होती है वह उच्च कोटि की होती है, बिल्कुल सही है। वे विभिन्न तरीकों से समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि वे क्या है अपनी जो है समस्या का समाधान बहुत तरीकों से कर सकते हैं, बिल्कुल सही। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, कि वह क्या है नए विषय को सीखने में जिज्ञासा कम करते हैं, नहीं उनमें जिज्ञासा ज़्यादा होती है। तभी तो हम उन्हें क्या है सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी कह रहे हैं। वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे पूछा गया था कि विशेषता नहीं है, तो उनकी क्या विशेषता नहीं है कि उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ हम, माध्यमिक स्तर की कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें, या फिर अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों पर केंद्रित करें। कि शिक्षक को क्या है जो बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, उच्च उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, उन पर केंद्र करना चाहिए अपना ध्यान, गलत हो जाएगा।
कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करना चाहिए, विविधता को अनदेखा करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मूल्यांकन के केवल एक मानकीकृत तरीके का उपयोग करना चाहिए, केवल गलत, मानकीकृत आपका गलत, तो चौथा ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो आपको जो आपके माध्यमिक स्तर पर आपके एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें। तो ऑप्शन जो है पहला आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से आपका जो है अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। अभिकथन कह रहा है कि किसी संप्रदाय को पढ़ते समय एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी को विपरीत दिशांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी उससे क्या है, एक शिक्षिका जो है अगर किसी चीज़ को बढ़ा रही है तो उससे क्या है, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों को देना चाहिए। बिल्कुल सही, प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। गैर उदाहरण किसी संप्रदाय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ये जो आपके गैर उदाहरण होते हैं वह क्या होते हैं, किसी संप्रदाय को समझने में भूमिका नहीं निभाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपके उदाहरण भी और आपके गैर उदाहरण भी आपके जो है अधिगम में ज़रूरी होते हैं। तो अभिकथन तो सही है लेकिन इसका तर्क क्या है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। यानी बच्चे क्या हैं, मतलब सपोज बच्चे क्या है फेल हो गए या फिर अपनी कक्षा में क्या है उनको जो कार्य दिया था उसमें सफल नहीं हो पाए, तो आपको क्या करना चाहिए कि उनकी विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक माने, कि उनको क्या है उनकी विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक माने, गलत हो जाएगा। इन विद्यार्थियों को निष्कासित करें और उन्हें एक विशेष विद्यालय में जाने का सुझाव दें। यानी आप उन्हें अपने जो स्कूल है उससे निष्कासित करेंगे, गलत हो जाएगा। भविष्य के प्रयासों में उनकी सफलता की बहुत कम उम्मीदें रखें। यानी आपको उनसे कम उम्मीद रखनी है कि वो भविष्य में भी कुछ सही करेंगे या मतलब सही करेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा कि उनके प्रयासों में उनकी सफलता को बहुत कम उम्मीद रखें, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखें। यानी आपका बच्चा विफल हुआ है तो ये भी क्या है, अधिगम के एक भाग है। बिल्कुल सही, कि जो आपके बच्चा अगर विफल हो रहा है तो सबसे पहले इसमें तो क्या है आपकी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चा गलत नहीं है, आपको स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाइए, ठीक है। उसने बच्चे का ध्यान नहीं दिया होगा, बच्चे को कहाँ गैप आ रही थी, उपचारात्मक परीक्षण नहीं किया होगा बच्चे का, तो इस तरह बच्चा क्या है अपनी परीक्षा में विफल हो गया, ठीक है। तो यह क्या होता है कि एक अधिगम का जो होता है एक प्रक्रिया का एक भाग है आपका। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के उपयुक्त है, ठीक है। केक कैसे तैयार किया जाता है, उबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें, आयतन की गणना का सूत्र क्या है, या फिर गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने की क्या प्रक्रिया होती है। घोषणात्मक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है जिसमें टीचर को क्या है एक ही उत्तर मिल सके, ठीक है, मतलब डायरेक्ट उत्तर मिल सके। तो आपने केक कैसे तैयार किया इसकी पूरा एक मेथड होगा, तो इसमें बच्चा क्या है सोच करके बताएगा क्या क्या किया उसने, तो ये तो गलत हो जाएगा। उबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें, तो बच्चे अपने अपने तर्क देंगे, तो ये भी नहीं हो जाएगा। आयतन की गणना क्या है, बिल्कुल आयतन की गणना क्या है, आयतन की का जो सूत्र है वह क्या है, तो इसका जो है यही सही आंसर हो जाएगा घोषणात्मक ज्ञान। यानी बच्चे को पूछा और बच्चे ने सीधे फॉर्मूला बता दिया डायरेक्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, घोषणात्मक ज्ञान बोलते हैं। गेहूं को कैसे रोपा जाए ताकि मिट्टी में कैसे प्रक्रिया होनी चाहिए, तो ये भी आपका क्या है डायरेक्ट प्रश्न नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है कि आयतन की गणना का सूत्र क्या है, आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपका कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में आद्य संज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा, नहीं होगा यानी आपको गलत ढूंढना है। मूल्यांकन, प्रबोधन, योजना बनाना, रट कर याद करना,
तो जहाँ पे आपको रटकर याद करना हो जाएगा यही आपका गलत हो जाएगा। तो चौथा आपका इसमें क्या है, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत ही ढूंढना था। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ हम। 26वां प्रश्न कह रहा है कि संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्देश करता है। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार आपका जो है निर्देश करता है। अव्यवस्थित और एक तरफा, स्वभावहीन और पृथक, पारस्परिक और सक्रिय, या फिर निष्क्रिय और निर्भर। रचनावादी दृष्टिकोण जो है वह क्या होता है, एक सक्रिय भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि पारस्परिक और सक्रिय भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में बाधा डाल सकता है। कि समस्या को समझने के लिए स्कीमा संरचना को सक्रिय करना है, कि अब अपनी समस्या को समझने के लिए स्कीमा को सक्रिय करना है, बिल्कुल सही। समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, कि जो आपकी समस्या है उस पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हो, तो बिल्कुल सही, ये भी आपको करना चाहिए। किसी समस्या को प्रस्तुत करने के लिए एक निर्देश तरीके पर अटक जाना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये बाध्य करेगा। ठीक है, ये बाधा डालेगा आपका, कि आपकी जो है किसी समस्या को प्रस्तुत करने के लिए एक निर्दिष्ट तरीके पर अटक जाना, यानी आप केवल एक ही मेथड यूज कर रहे हो, तो क्या है, ये एक बाधा डालेगा। आपको अलग अलग मेथड यूज करना है किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए। समस्या के संभावित समाधानों की पहचान करना, बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि हमें क्या है, गलत पूछा गया था, बाधा डालेगा, गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका कि संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं। पूरी तरह से महत्वहीन और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में, कि आपका जो है समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार, भ्रांतियाँ यानी बच्चों की गलतियों को किस प्रकार देखते हैं संज्ञानात्मक विकास में, तो क्या है कि वह क्या है, एक बाधा के रूप में है, गलत हो जाएगा। आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में पाए जाने वाले उच्च क्रम के अधिसंज्ञानात्मक कौशल, आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में पाए जाने वाले उच्च क्रम के अधिसंज्ञान कौशल, ये भी गलत हो जाएगा। सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पीछे अनुभवों से निहित हो, कि ये क्या है, आपके विचार हैं और समझ है जो कि पिछले अनुभवों साहब में निहित हो, या फिर तंत्रिका संबंधी कमी और पठन वैकल्य का पहचान का लक्षण नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। जो आपकी भ्रांतियाँ होती हैं वह क्या होती हैं, एक सहज विचार है और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों पर आधारित हो आपका। ऑप्शन जो है तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है। प्रदर्शन परिहार यानी मतलब आपका क्या है, कि ऐसे बच्चे जो क्या होते हैं, प्रदर्शन परिहार लक्ष्य है, गतिविधि का आनंद, असफलता होने का डर, सफलता की आशा, या फिर गर्व की भावना। जिनको क्या है प्रदर्शन से मतलब अपना अच्छा प्रदर्शन करना है, उनको क्या है, असफल होने से डर डर लगता है, तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है कि किसी कार्य का सफलता या फिर विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा। बाहरी, बाहरी, आंतरिक, आंतरिक, तो आंतरिक वाले आपके सही हो जाएंगे, बाहरी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो आपका कट गया है। स्थिर या फिर नियंत्रणीय, तो स्थिर यानी रुका हुआ, तो ये तो गलत हो जाएगा। नियंत्रणीय आपका सही हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।